हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी 2024 एंड 2025 में अपेयर होने वाले हैं, आज मैं आपके साथ कुछ 8-10 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं और ये 8-10 पॉइंट आपके यूपीएससी सीएससी को क्लियर कराने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। प्लीज़ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन में इस चीज़ को अप्लाई करिएगा। ठीक है, मैंने अपने पिछले 5-6 साल की यूपीएससी सीएससी की जर्नी में ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि मोस्टली स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक इन योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, समझिए, ध्यान से सुनिए और प्लीज़ अप्लाई इन योर प्रिपरेशन। सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है स्ट्रेटेजी एंड टारगेट। इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, या तो स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे या टारगेट सेट नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि भाई स्ट्रेटेजी भी बन गई, टारगेट भी सेट हो गए, लेकिन अचीव नहीं हो रहे। ठीक है ना, उसका मैं दोनों के रीज़न और सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली बात है, जिसने टारगेट सेट नहीं करे, जिसने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। ठीक है, उसकी तो बात ही खत्म। जिसने स्ट्रेटेजी भी बना ली, टारगेट भी बना ली, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसने स्ट्रेटेजी किसी को सुन के और ब्लाइंडली फॉलो करके वही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर ली। ठीक है ना, क्योंकि उसने अपना माइंड तो यूज़ करा नहीं। किसी भी टीचर, किसी भी टॉपर या किसी भी सीनियर ने बोला, उसने उसी को ब्लाइंडली फॉलो करके कि मैं तो ऐसे ही करूँगा या करूँगी। ठीक है, मैंने आपसे जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। मेरे लिए जो स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी वो आपके लिए नहीं होगी, जो मेरे लिए स्ट्रेटेजी यूज़फुल है वो आपके लिए नहीं है। तो आप अपने लिए आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। अब टारगेट क्यों नहीं अचीव होते, यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है। अब होता ही है, जब टारगेट अचीव नहीं होते तो वो 15-20 दिन 25 दिन बाद होता क्या है कि वो डिमोरलाइज होकर फिर वही की कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। टारगेट अचीव इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके जो टारगेट ही सेट होते हैं वो अनरियलिस्टिक इन नेचर है, अनअचीवेबल इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि आप ये कहते हो कि मैं 15 दिन में 10 दिन में पूरी लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर दूंगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे, उनके शेड्यूल में लिखा होता है। वो बिगनर हो तो इम्पॉसिबल है, अगर 2-4-5 अटैम्प्ट लग रहे पॉसिबल है, क्योंकि आपने पिछले 10-15 बार वो लक्ष्मीकांत को पढ़ रखा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने अगर 10 दिन में भी कर दिया, बल्कि तो 10 दिन भी नहीं लगने चाहिए, 7 से 8 दिन में ही हो जाने चाहिए अगर आपने 10-15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है ये समझें इन दोनों चीज़ों का। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है, आप किसी को भी सुन रहे हैं, सुन लीजिए, टॉपर को सुन लीजिए, आपके जो टीचर्स कह रहे हैं उनको, आपके मेंटर्स जो कह रहे हैं, आपके सीनियर्स जो कह रहे हैं, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसके बाद ये चीज़ देखिए, अपना माइंड का यूज़ करिए कि भैया मेरे लिए क्या चीज़ एप्लीकेबल है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसे करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको खुद को सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसका यही सॉल्यूशन है। जब तक सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करोगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे। सेल्फ इवैल्यूएशन करो, अपने आप को जानो कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने में डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी। ठीक है, टारगेट्स आप जितने भी बनाते हो, टारगेट्स प्लीज़ रियलिस्टिक टारगेट बनाए करो, अचीवेबल टारगेट बनाए करो। ये भी आपके सेल्फ इवैल्यूएशन से ही करेक्ट होगी। क्योंकि क्यों नहीं हो रहे टारगेट अचीव, क्योंकि आपने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कभी करा ही नहीं। आपने खुद को स्ट्रेंथ आपने कभी पहचानी ही नहीं। आपने ये नहीं देखा कि मैं कितने घंटे बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। ठीक है, अगर आप 5-6 घंटे बैठ सकते हो स्टडी के लिए तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करो, 10-12 तक ले जाओ। ठीक है, अगर 10-12 तक बैठ रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो प्लीज़ सेट अ टारगेट, मेक अ स्ट्रेटेजी, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट टारगेट के साथ कोई सी भी पेपर की प्रिपरेशन करोगे, डिफ़िकल्टी आएगी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ बुक लिस्ट। ये इनिशियल फेज़ में होती है ये चीज़। ठीक है, इनिशियल फेज़ में इतनी बड़ी गलती स्टूडेंट कर देते हैं बुक को सेलेक्ट करने के लिए। देखो यार, सिंपल सी बात है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बेसिक बुक, एनसीईआरटी, उसकी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक, उसके बाद आपके कोचिंग के नोट्स इंक्लूड कर दो, उसके बाद करंट अफेयर इंक्लूड कर दो, दैट्स ऑल। अब होता क्या है कि इस बार 2023 का पेपर हुआ, हाई बिल्कुल मार्केट में एक हल्ला हो गया, भाई लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं बन रहे, अब तो कोई नई बुक लानी पड़ेगी, अब तो कोई नया नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, इस कोचिंग के पढ़ने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे। ओके, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फाइन, लेकिन जो आपके बेसिक्स हैं, आपने क्या उस पर कमांड बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? ठीक है, क्योंकि यूपीएससी तो कल को ऐसा क्वेश्चन डाल देगा कि जो इस बार आप जो बुक पढ़ रहे हो उससे भी सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होता है वो सुनिए। ठीक है, कभी भी होता क्या है कि अभी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या बनी है, स्टूडेंट का सेल्फ डाउट इतना क्रिएट बना रखा है कि सेल्फ बिलीव है ही नहीं। आप अपने बुक लिस्ट पे एकदम आपको स्टक रहना है, और जो आपने अपने इनिशियल फेज़ में बना ली है एक बुक लिस्ट, उस पर स्टक रहिए प्लीज़।
और स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती हैं, कोई अलग से आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी मिल जाएगी। मैंने भी पूरी बुक लिस्ट प्ले लिस्ट बना रखी है, देख लेना जाके कौन कौन सी NCERT पढ़नी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, वही आपको पढ़नी है, वही सब पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कहाँ डिफरेंस आ रहा है, आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, आपको चीज़ों को यूज़ करना नहीं सीख पा रहे, तो वो चीज़ को समझिए, ठीक है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया, हर बुक को पेज बाय पेज नहीं पढ़ना होता। प्लीज़ सी अ सिलेबस, मैं हर बार कहता हूँ सिलेबस, PYQ, रिवीजन, यही सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बुक लिस्ट जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उस पर स्टक रहिए, बार बार अपनी बुक लिस्ट को चेंज मत करिए। एक बुक को बार बार पढ़िए रेदर देन चेंजिंग अप अदर बुक, ठीक है। एक ही बुक पे स्टक रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बन रहा उस बुक से, इसलिए नहीं बन रहा होगा या तो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। चलो ये कौन श्योरिटी दे देगा कि जो नेक्स्ट बुक पढ़ने वाले वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी श्योरिटी नहीं है कि जो बुक पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। आपके पास क्या श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मैंने तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैंने UPSC के ये वेल डिफाइंड सिलेबस है, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बस खत्म बात, पेपर वहीं से आना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। अगर एक राइट डायरेक्शन, एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर उस सिलेबस और पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट किया होगा तो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्लीज़ अपनी बार बार बुक्स को चेंज मत करिए, ठीक है। जो बुक लिस्ट एक बार डिसाइड कर लीजिए बैठ के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले लीजिए, लेकिन ये डेली का जो चेंज करते रहते हो हर 15 दिन 20 दिन, ठीक है, कि भाई इन्वायरमेंट की शंकर पढ़ लेते फिर PMF पढ़ लेंगे, PMF पढ़ के फिर मार्केट में कुछ और आ गई किसी अदर टीचर की, वो पढ़ लेते हैं, वो बढ़िया है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी बुक लिस्ट एक बार फाइनलाइज करिए और उस पर स्टक रहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। इसमें इनिशियल फेज़ में इतना टाइम वेस्ट करते हो स्टूडेंट कि 3-4 महीने, मैंने खुद ने देखे हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट कि 3-4 महीने तक स्टूडेंट ऑप्शनल सेलेक्ट करने में पहले वेस्ट किया, फिर उस ऑप्शनल की कोचिंग लिए, हुआ क्या, कोचिंग ले लिए, यार ऑप्शनल सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, अब तो ऑप्शनल चेंज करते हैं, फिर कोचिंग भी लिया, फिर उसके बाद उसने ऑप्शनल चेंज किया। उसने इसी ही साइकिल में अपने 6-7 महीने बिगाड़ दिए। पहले तो 3-4 महीने ऑप्शनल सेलेक्ट करने में, फिर कोचिंग ली 3-4 महीने की, और उसके बाद फिर ऑप्शनल चेंज किया। भाई पहले ही क्यों नहीं ऑप्शनल सही ले लिया? क्योंकि उसको ऑप्शनल चूज़ करने का तरीका ही नहीं पता था। ऑप्शनल चूज़ करने के 2 ही तरीके होते हैं, ध्यान रखना हर बार कोई कुछ कहे साइड करो, सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, बस 2 चीज़ देखो। बस सिलेक्शन नहीं होता, नंबर नहीं आते, अभी इसका ट्रेंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब छोड़ो, सब बकवास है। सब नंबर आते हैं, सब ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि ट्रेंड स्टूडेंट ही बनाते हैं, ठीक है ना। एक बार सब्जेक्ट को समझ में आ रहा है या ऑप्शनल में इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, इस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। और ले दे के आपके पास, अगर आप पूरी UPSC के ऑप्शनल की लिस्ट देखोगे तो फाइनल में आपके 5-6 ऑप्शनल ही बचने, क्योंकि काफ़ी ऑप्शनल तो वैसे ही हट जाने, तो आपके मतलब के नहीं। आप आर्ट्स बैकग्राउंड के तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का क्यों ऑप्शनल लोगे, ठीक है ना। तो 6-7 में से फिर क्या करो, फिर उसके सिलेबस देख लो कि भाई ये सिलेबस में आप जब देखोगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद फाइनल में आपके पास 2-3 बचेंगे, थोड़ी बहुत उसकी रीडिंग लगा लो, क्योंकि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की रीडिंग लगाते हो तो आपको समझ में आने लग जाता है कि मेरा इंटरेस्ट बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो फाइनल में जो चीज़ समझ आ रही है और जिसमें इंटरेस्ट बन पा रहा है उसको फाइनल करो ऑप्शनल। इतना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ठीक है। हर साल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लग ऐसा रहा होगा बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी 2024 में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 7-7.5 महीने बचे हैं, ऐसे निकल जाएंगे। फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, फेस्टिवल के बाद फिर आपके प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि प्रीलिम्स पास आने लगेगा, और प्रेशर जैसे क्रिएट कर लिया, एफिशिएंसी डाउन आएगी, एक्यूरेसी डाउन आएगी, ठीक है। मैंने हर बार बताया सिलेक्शन ना होने का प्रीलिम्स में 2 ही एनिमी है, प्रेशर एंजाइटी, ठीक है। इस चीज़ को डेवलप ही नहीं होने देनी अपन को, क्योंकि अपन को पहले से ही एक राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच में काम करना है। ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि ये गलतियां करते हैं फिर एंजाइटी और प्रेशर क्रिएट होता है बिफोर द प्रीलिम्स, ठीक है। नाउ आंसर राइटिंग की बात कर लेता हूँ। इनसे जो आंसर राइटिंग होती है बहुत गलत है, क्योंकि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट तो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कंटेंट है नहीं, कैसे आंसर राइटिंग कर लोगे? तो प्लीज़ डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी। ये जो डॉ वाले जो स्टूडेंट हैं, डेली आंसर राइटिंग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं और ये डेली बेसिस पे भाई आंसर लिख रहे हैं, गलत है भाई, मत करो, ठीक है। पहले एक प्रॉपर सब्जेक्ट को समझो, बेसिक्स क्लियर करो, उसकी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, उसके बाद फिर नोट्स बनाओ प्रॉपर, और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करो, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दो। अभी से ही इनिशियल फेज से
आंसर राइटिंग पे मत ध्यान दो प्लीज़, अभी चीज़ों को समझने पे ध्यान दो, ठीक है। टॉपिक पे कमांड बनाओ अभी, ठीक है। आंसर राइटिंग करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर तो ना तो प्रीलिम्स निकलना ना मेंस निकलना, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। टाइम से पहले कोई चीज़ करोगे तो डेफिनेटली उसमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। नाउ सबसे बड़ी गलती, सबसे मोस्ट वो करते हैं स्टूडेंट कि मेंस उनका रेडी नहीं होता बिफोर द प्रीलिम्स। उसका रीज़न मैं बताता हूँ होता क्या है। मैंने खुद ने अपने पिछले 5-6 साल की यूपीएससी सीएससी की जर्नी में ये देखा है कि स्टूडेंट का प्रीलिम्स निकल गया, उनको इसी ही बात की इतनी खुशी हो जाती है कि मेंस निकले चाहे नहीं निकले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि उनके माइंड में पहले से क्या सेट होता है कि प्रीलिम्स निकल जाए मेंस देख लेंगे। क्या देख लेंगे यार 90-100 दिन में, ठीक है। क्योंकि पहली सेट है ना कि भाई एक बार प्रीलिम्स निकल जाए, बस हम ये कह दें कि हम मेंस में बैठे हैं। क्या मिल गया वो ये कहने से कि मेंस में बैठे, मेंस में तो हज़ारों बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ही माइंड सेट ऐसे चल रहा है कि बस प्रीलिम्स निकल जाए कैसे ना कैसे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई प्रीलिम्स निकल जाए मेंस देख लेंगे, ना तो प्रीलिम्स निकलना उनका कभी, ना वो मेंस निकलना कभी, ना तो वो कभी मेंस को देख पाएंगे। क्योंकि पहले ही आपने इस तरीके का अपना माइंड सेट क्रिएट कर लिया कि भाई पहले प्रीलिम्स निकल जाए मेंस देख लेंगे। वो होता क्या है कि प्रीलिम्स निकल जाए मेंस देख लेंगे, फिर लगे हुए हैं प्रीलिम्स से। मेंस से कोई मतलब ही नहीं है, मेंस के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, IR कभी पढ़ ही नहीं रहे, बस वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट पढ़े जा रहे हैं, ना नोट्स कभी बनाए। क्यों? माइंड में तो यही है ना कि प्रीलिम्स निकल जाए फिर मेंस देख लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, आपका मेंस बिफोर द प्रीलिम्स होना चाहिए। और जो 2024 में अपीयर होने वाले हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मिड जनवरी और एंड ऑफ जनवरी तक मेंस आपका रेडी होना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट की 2024 की स्ट्रेटेजी में भी बताया था, ठीक है। ले दे के आपके पास 70 से 80 दिन बचे अभी मेंस तैयार करने के बाद, उसके बाद प्रीलिम्स में लगना पड़ेगा, ठीक है। मिड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फेब से आपको प्रीलिम्स में लगना पड़ेगा। तो ले दे के आपके पास 70-80 दिन बचे, इसमें मेंस कर लो, ऑप्शनल कर लो, जो कर सकते हो मेंस का वो कर लो, क्योंकि उसके बाद तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो ही जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ गलती मत करना। जो 2025 में अपीयर होने वाले हैं और जो 2024 में भी अपीयर होने वाले हैं, आपके पास 70-80 डेज़ बचे हैं, इसमें कर लो जितना हो सकता है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था, ये जो टाइम फेज़ है मिड ऑफ जनवरी और एंड ऑफ जनवरी तक, जितना रगड़ सकते हो रगड़ लो, जितनी पढ़ सकते हो 14 घंटे, 15 घंटे, 13 घंटे पढ़ो। बाद में चाहे 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ लेना, क्योंकि वो चीज़ आपको प्रेशर और एंजाइटी डेवलप नहीं होने देगी, और उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। और प्रीलिम्स का गेम एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, टाइम एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रीलिम्स का क्या गेम है? दो ही चीज़ है, टाइम एंड एक्यूरेसी। प्रॉपर टाइम में पेपर कर दिया और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ कर दिया, सिलेक्शन हो गया। दो ही गेम है बस प्रीलिम्स का, ठीक है। और वो एक्यूरेसी और टाइम क्यों गड़बड़ाता है? एंजाइटी प्रेशर, ठीक है। प्लीज़ मेंस करो रेडी बिफोर द प्रीलिम्स। 24 वालों के लिए 70-80 दिन बचे, रगड़ लो। और 25 वालों के लिए आप भी इस चीज़ का ध्यान देना कि आपका तो दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए मेंस रेडी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास टाइम है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को माइंड में मत रखना कि हमें पास तो बहुत टाइम, हमें तो 25 में अटैम्प्ट देना है। टाइम ऐसे जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ नोट्स, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो कोचिंग के जो उनके नोट्स बनवाते हैं वो उन्हीं को ही नोट्स मान लेते हैं कि भाई हमारे तो नोट्स बन गए। अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, ये स्टूडेंट ने अभी तो ऑब्जर्व नहीं करी होगी, जो बिगनर्स हैं और जिनके 3-4 अटैम्प्ट लग गए उनको पता है ये चीज़, जिन्होंने कोचिंग लगाई होगी डिफरेंट कोचिंग से, कि उनके नोट से, कोचिंग के नोट से आप सिंगल आंसर एक फ्रेम नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, ठीक है। नोट्स सेल्फ नोट्स होने चाहिए, वो कोचिंग के नोट्स नहीं है, वो तो आपको एक सब्जेक्ट की टॉपिक की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी, वो उन्होंने नोट करवा दिया आपको, दैट्स ऑल। नोट्स तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बेसिक्स की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, डिफरेंट कोचिंग की साइट से डाटा उठाने पड़ेंगे, फैक्ट्स उठाने पड़ेंगे, कोचिंग के नोट्स उठाने पड़ेंगे और एक जगह कंपाइल करना पड़ेगा, वो एक प्रॉपर नोट्स निकल के आएंगे और फिर उससे आंसर फ्रेम होगा। वो कोचिंग के नोट से आंसर फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। वहाँ नंबर तो छोड़ो, आंसर ही फ्रेम नहीं होगा, एक सिंगल आंसर, ठीक है। क्योंकि उनका काम सर 10 महीने की कोचिंग हो रही है आज, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मेरे टाइम पे तो अक्टूबर नवंबर में बैचेस ही नहीं लगते थे, अब तो अक्टूबर नवंबर में बैचेस लगा दिए और मई में स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। 6 महीने में वो क्या करवा देंगे, ठीक है। वो यही करवा पाएंगे ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के सब्जेक्ट की आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दिलवा देंगे। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, कोचिंग के नोट्स से नहीं आंसर फ्रेम होंगे। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से समझना,
ठीक है। नाउ एक और चीज़ जो सबसे लास्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सिलेबस एंड PYQ। मैं हर बार आपसे कहता हूँ सिलेबस को पकड़ो, PYQ पे कमांड बनाओ और रिवीजन लगाओ। सिलेबस को पकड़ो, PYQ पे कमांड बनाओ और रिवीजन जितना होगा उतना ही सिलेक्शन के रेट बढ़ेंगे, ठीक है। उतनी ज़्यादा ही एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाएंगी, ठीक है। और रिवीजन से सब पीछे भागते क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि एक चीज़ को, पढ़ी हुई चीज़ को बार बार पढ़ने में जोर आता है लेकिन नई चीज़ को पढ़ने में जोर नहीं आता, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट क्या चाहता है कि नई बुक पढ़े, नई बुक पढ़े। अरे जो पढ़ ली क्या उसमें आपकी 190 प्लस एक्यूरेसी आ रही है? जो आपने पर्टिकुलर बुक पढ़ी है उसमें क्या 90% प्लस एक्यूरेसी आ रही है जब आप क्वेश्चन प्रीलिम्स के निकाल रहे हैं या फिर मेंस के निकाल रहे हैं? अगर उसमें आ रही है तो फिर डिफरेंट बुक पे मूव हो जाओ अगर नीड है तो, ठीक है ना। तो पहले जो बुक पढ़ रखी है उस पर तो कमांड बनाइए प्लीज़, ठीक है। सिलेबस को समझिए, PYQ पे कमांड बनाइए और रिवीजन करिए जितना हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कि बुक लिस्ट पे स्टक रहना है, बार बार चेंज मत करो, कोई भी कुछ भी कह रहा हो प्लीज़, ठीक है। सिलेबस को समझिए, ठीक है। प्रिपरेशन मीन्स व्हाट? आप प्रिपरेशन UPSC CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रिपरेशन किस चीज़ की करनी है? सिलेबस। जो सिलेबस में आपको एक पर्टिकुलर UPSC ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक वेल डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है, तो उस सिलेबस की प्रिपरेशन करो ना। जो सिलेबस में टॉपिक दिए उनको प्रिपेयर करो, ठीक है। क्यों इधर उधर आप सर्च करते रहते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना? आपके सामने ही है, बस आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे। आपको प्रिपरेशन जो करनी है, आपके जो पर्टिकुलर टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, अच्छा खासा सिलेबस डिफाइन है, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, ठीक है ना। क्यों इधर उधर कि भाई क्या करें, कैसे करें, ये करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो सिलेबस को समझो। और कैसे समझोगे? PYQs को देखो कि कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक में से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आए गए हैं, किस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस को प्रिपेयर करो। मैं फिर फोकस कर रहा हूँ, सिलेबस को प्रिपेयर करो। आपने सिलेबस को प्रिपेयर करा, आपने PYQ पे कमांड लगाई, आपने मल्टीपल रिवीजन मारे, आपका सिलेक्शन को रोक ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन तो आपको जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उन्हीं को ही तो प्रिपेयर करोगे ना। क्योंकि सिलेबस जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है तो इसका मतलब ये पेपर वहीं से आना है। और फिर ये ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि UPSC ने सिलेबस में कुछ दिया नहीं और उसने पूछ लिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है ना। और फिर हो जाता है कि भाई जो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आउट ऑफ सिलेबस था। सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, आपने आउट ऑफ स्टडी कर ली, सिलेबस से बाहर आपने स्टडी करी, आपने सिलेबस के अंदर से स्टडी नहीं करी। अगर सिलेबस के अंदर स्टडी करते ना, अगर सिलेबस के अंदर जो पढ़ा हुआ है तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगता, ठीक है ना। गलती क्योंकि आप ही करके चल रहे हो, आप सिलेबस को देख ही नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ सिलेबस को समझिए, PYQs पे कमांड बनाइए और मल्टीपल रिवीजन करिए। इन 3 चीज़ों पे काम कर लिया, सिलेक्शन हो जाएगा। 7 पॉइंट समझ में आ गए। स्ट्रेटजी बनाइए, टारगेट बनाइए, मेंस रेडी करिए, प्रीलिम्स से पहले नोट्स बनाइए, सिलेबस, PYQ, बुक लिस्ट फाइनलाइज करिए। ऑप्शनल्स के 2 ही पिलर बताए मैंने सेलेक्ट करने के, इंटरेस्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट समझ आ रहा है कि नहीं। और आंसर राइटिंग डे 1 से नहीं करनी, टाइम होता है। पहले बेसिक्स, देन स्टैंडर्ड बुक, उसके बाद फिर एक नोट्स बनाने के बाद उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। ये डॉ का जो आप लगाते हो डेली आंसर राइटिंग वाला, प्लीज़ उसको बंद कर दो, ठीक है। अभी बेसिक्स पे कमांड बनाओ, कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनाओ, ठीक है। एंड मेरी मैपिंग की सीरीज है, उसको फॉलो करते जाओ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको आपके प्रीलिम्स 2024 में, ओके। एंड दिसंबर के एंड तक या जनवरी के एंड तक प्रीलिम्स की भी सीरीज़ चालू होगी, वो भी एक बहुत अच्छी होने वाली है आपकी प्रीलिम्स को कट ऑफ क्लियर करने के लिए। एंड कल जो वीडियो आएगी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए वीडियो को, ताकि जो भी 2024 और 2025 में अपेयर होने वाले हैं ये मिस्टेक नहीं करें। प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक इन योर UPSC CSC प्रिपरेशन। होगा क्या कि आप अटैम्प्ट आपके लगते जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन 7 पॉइंट को प्लीज़ ध्यान में रखना, ये गलतियों से बचना। मोस्टली स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वो किसी के बोलने में उसी में ही वो घूमते रहते हैं। इस टीचर ने ये बोल दिया, सीनियर ने, टॉपर ने। आपको अपने माइंड से काम करना पड़ेगा। उस स्पून फीडिंग से UPSC की प्रिपरेशन में काम नहीं चलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये चीज़, आपको अपने माइंड का, बुद्धि का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो, जितना हो सकता है उतना, ओके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।